बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है बायोलॉजिकल मेथड। इसमें हमने कुछ स्टेप्स देखे थे जिसमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस और डिडक्शन हमने देख लिया था। दो और रह गए थे, थ्योरी और लॉ। उनको आज देखते हैं। ऑब्जर्वेशन हमने देखा था 5 सेंसेस से हो सकती है, विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। फिर ऑब्जर्वेशन 2 टाइप्स की पड़ी थी, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। फिर डिडक्शन भी 2 टाइप्स की पड़ी थी, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग। इसके बाद हमने देखा था कि डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग, इसके रिज़ल्ट में हाइपोथेसिस बनता है, लेकिन हाइपोथेसिस कभी कभी उनके अलावा किसी और मेथड से भी बन जाता है, और उनमें से चंद एक इधर एक्सप्लेन किए गए हैं। सबसे पहले इमेजिनेशन। ज़रूरी नहीं कि आप अपनी सेंसेस से देखें, किसी को टच करें, किसी को टेस्ट करें और फिर उसके बारे में कोई राय कायम करें और हाइपोथेसिस बनाएं। कभी कभी आप वैसे इमेजिनेशन में सोच के भी बना सकते हैं कि इस तरह होना चाहिए, और ये हाइपोथेसिस आप बना लेते हैं, फिर उस पर काम स्टार्ट कर देते हैं, और इस तरह भी हाइपोथेसिस बन सकता है। इसके अलावा रिलीजियस आइडियाज़ कि हम दीन में देखते हैं कि ये इस तरह बात है, तो ये इस तरह क्यों है, उसको टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं, उसको भी हम हाइपोथेसिस कह सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी कंपैरिजन या फिर एनालॉजी में भी हम देखते हैं कि हमें कोई एक नई बात याद आ जाती है, नया आइडिया ज़हन में आ जाता है, उसको भी हम हाइपोथेसिस कहते हैं, क्योंकि वो पहले बात मौजूद नहीं होती और वो अचानक हमारे ब्रेन में आ जाती है। इसके अलावा कभी कभी एक चीज़ को डिस्कवर कर रहे होते हैं और उसके रिज़ल्ट में कोई एक पॉइंट ऐसा ज़हन में आ जाता है, कोई चीज़ ऐसी नज़र आ जाती है जिस पे आप एक नई थ्योरी, नया हाइपोथेसिस अपने ज़हन में बना लेते हैं और फिर उसको एक स्टेटमेंट में लिख देते हैं और उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। इन सारे वेज से भी हम क्या कर सकते हैं कि अपने न्यू हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं। और जब हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और इतने एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि बार बार जो रिज़ल्ट आते हैं वो सेम आते हैं, तो फिर उसको हम दर्जा दे देते हैं थ्योरी का। थ्योरी पावर रखती है और हाइपोथेसिस से हायर रैंक पे है, क्योंकि हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकता है, वो सिर्फ किसी की सोच हो सकती है, किसी का नज़रिया हो सकता है, किसी ने जो बात देखी है वो हो सकती है, लेकिन थ्योरी तब बनेगी जब उसको टेस्ट किया जाएगा, चेक किया जाएगा, तमाम स्टेप्स से क्रॉस किया जाएगा, और अगर वो ट्रू साबित होगी तो उसको हम थ्योरी का नाम देंगे। इसलिए थ्योरी क्या करती है, इंक्रीज साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस। जिसने हाइपोथेसिस दिया होता है और फिर एक्सपेरिमेंट करता है, और जब उसका वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, नॉट फाल्सिफाइड, वो फेल नहीं होता एक्सपेरिमेंट्स में, तो वो थ्योरी बन जाती है, जिससे साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है और फिर वो नई थ्योरीज़ बनाने के लिए सर्च करता है, नए हाइपोथेसिस बनाता है। और इसी तरह जो साइंस है उसमें जिद्दत आ रही है, नई नई इन्वेंशन हो रही है रिसर्च की वजह से। और अगर ये बार बार टेस्ट करने से भी फाल्सिफाई ना हो, यानी कि फ़ेल ना हो, तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है और थ्योरी का दर्जा दिया जाता है। हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट्स ऑफ मैनी टेस्ट्स कॉल्ड थ्योरी। अब ये जो थ्योरी बनती है, इसके कुछ फीचर्स हैं जो अच्छी थ्योरी हो। सबसे पहला, ये प्रिडिक्टिव होती है। खुद तो ये अपना जो फ़लसफ़ा होती है वो तो बयान कर रही होती है, लेकिन उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी प्रिडिक्ट कर रही होती है कि ये अगर इस तरह हुआ है तो इससे थोड़ा सा चेंज करके हम दूसरा आइडिया इस तरह ले सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्लेनेटरी पावर होती है, इसको हम एलेबोरेट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा वर्क किया होता है, एक्सपेरिमेंट किए होते हैं, हाइपोथेसिस बनाया होता है, डिडक्शन की होती है, उस सब को हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर ये थ्योरी सुजेस्ट करे न्यू और डिफरेंट हाइपोथेसिस को, उससे मिलते जुलते थोड़े डिफरेंट हाइपोथेसिस अगर बन सकें उससे, तो फिर उसको हम प्रोडक्टिव थ्योरी कहते हैं, क्योंकि वो दूसरे हाइपोथेसिस प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल साबित हो रही है। और लास्ट वन जो स्टेज है वो है साइंटिफिक लॉ। जब थ्योरी को भी मज़ीद टेस्ट किया जाता है, और इतने टेस्ट किए जाते हैं कि फिर उसको कभी भी रिजेक्ट ना किया जा सके, तो उसको हम दर्जा दे देते हैं साइंटिफिक लॉ का। थ्योरी सर्वाइव दिस स्केप्टिकल अप्रोच, अगर इस अप्रोच को सर्वाइव कर जाए, वो फेल ना हो थ्योरी, एंड कंटिन्यूज़ टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, और जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाएं उन सब के एविडेंस यही हों कि ये जो बात की गई है, ये जो थ्योरी है, ये फैक्ट है, ये
एक्यूरेट है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये किसी भी जगह पे, किसी भी इंडिविजुअल पे, किसी भी स्पेसिमेन पे आप अप्लाई कर लें तो रिज़ल्ट यही आएंगे। तो उसको हम नाम देते हैं साइंटिफिक लॉ का। बायोलॉजी में अभी तक बहुत कम लॉज बने हैं, सिर्फ 2 को स्टडी किया जाता है। एक मेंडल के लॉज हैं इनहेरिटेंस के, और एक हार्डे-वेनबर्ग लॉ है। इसके अलावा साइंस में, बायोलॉजी में लॉज इतने नहीं हैं। उसके रीज़न ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें एवोल्यूशन होती रहती है, उसमें चेंजेस आती जाती हैं, जिस वजह से वेरिएशन आती हैं और कोई भी थ्योरी इतनी ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती। जबकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स में बेशुमार लॉज प्रेजेंट हैं, क्योंकि उनमें जो फिज़िकल मैटर है वो है और वो हमेशा उसी तरह रहता है, वो चेंज नहीं होता।